existed between the United States and the Japanese. 3, 2, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ही होंगे। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। बेसिकली मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर के लिए, जिसमें 2 एपिसोड्स होंगे, जिनमें से अभी एक एपिसोड हम बना रहे हैं। उस एपिसोड में हमें सबसे पहले एपिसोड में ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि पहली बात ओपेनहाइमर के बारे में कुछ बातें जो हम अभी जानेंगे, और उनके प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ बातें, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में क्या रोल जो है वो निभाया, उस हवाले से हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। ये पार्ट 1 है। सो गाइस, मैंने एक फिल्म देखी है क्रिस्टोफर नॉलन की, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। सो मैंने सोचा बेस्ट टाइम है इस टॉपिक को कवर करने का। सो आज का हमारा यही टॉपिक है। आइए समझते हैं इस टॉपिक को गहराई से। 16 जुलाई 1945 अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में न्यू मैक्सिको डेजर्ट नाम की एक जगह पे, उस रेगिस्तान में एक धमाका होता है करीब सुबह के 5:30 बजे। ये कोई आम एक्सप्लोजन नहीं था, ये कोई आम बॉम्ब एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि ये पहली बार था कि किसी न्यूक्लियर वेपन को जो है टेस्ट किया जा रहा है। ये पहली बार था कि किसी न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया जा रहा है, और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया ट्रिनिटी, और उसे डायरेक्ट कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ये जो मंजर देख के जो खुद बड़ा हैरान हो गए थे कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ बना दी है जो लाखों करोड़ों लोगों की जान जो है वो ले सकता है, किसी पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। और इसी के रिलेटेड जो है उन्होंने एक लाइन बोली थी। उन्होंने कहा, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। बेसिकली हमें ओपेनहाइमर का ये मानना था कि जो उसका एक्सप्लोजन होगा वो बहुत छोटा सा होगा, लेकिन जो उसका मशरूम क्लाउड वो उस धमाके से बना था वो करीब 12 किलोमीटर ऊपर तक गया था आसमान में। इस चीज़ को देखकर मैंने आपको भी बताया कि ओपेनहाइमर खुद बहुत ज़्यादा हैरान रह गए थे कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ बना डाली जिसकी वजह से जो है लाखों करोड़ों लोग या पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। अच्छा, अब हम उनके बारे में भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं। उन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। वो 1904 में न्यूयॉर्क में एक ज्यूश जर्मन फैमिली में पैदा हुए, ज्यूश जर्मन फैमिली से जो है बिलोंग करते थे, और वो एक लेफ्ट विंग उनकी सोच थी, यानी वो भी एक डेमोक्रेटिक पर्सन थे। अच्छा, जब वो 1922 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे तो उनके दोस्तों ने बताया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, वो उन्हें पहले से ही फिज़िक्स, मैथ्स, लिटरेचर, इंग्लिश, इन सब चीज़ों की जो है बहुत अच्छे से जो है उन्हें जानकारी थी, उन्हें बहुत अच्छी जो है इसकी इन्फॉर्मेशन थी उनके पास, क्योंकि वो ऐसे होते थे, उनकी जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लिटरली वो अपनी पढ़ाई में इतना गुम रहते थे कि बाहर क्या चल रहा है उन्हें इस चीज़ों की बिल्कुल भी खबर नहीं होती थी। बिल्कुल भी उन्हें पता नहीं होता था कि बाहर क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है बाहर। वो अपनी स्टडीज़ में इतना गुम रहते थे। अगर उनके दोस्तों से उनके ओपिनियन की बात की जाए तो वो कहते हैं ये एक चेन स्मोकर थे बहुत बड़े, यानी स्मोकर जो सिगरेट पीता है, एक बहुत बड़े चेन स्मोकर थे, हमेशा परेशान रहते थे, डिप्रेशन का शिकार रहते थे। एक बार इन्होंने अपने भाई से भी कहा था आई नीड फिजिक्स मोर देन फ्रेंड्स अंटिल द राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर इन जर्मनी। जब तक एडोल्फ हिटलर का जब राइज हुआ था जर्मनी में, और जब ज्यूज़ के ऊपर हो रहे हैं, उन्होंने जुल्मों को देखना शुरू किया कि कितने उनके ऊपर बेचारों पे जुल्म कर रहा है एडोल्फ हिटलर, तो वो एक पॉलिटिकल अवेयर पर्सन बन गए, वो पॉलिटिकली अवेयर होते गए। और जैसे मैं आपको एक उनका कोड बताता हूँ, 1939 का उनका एक कोड था, आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड हाउ डीपली पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इवेंट्स अफेक्ट द पीपल्स लाइफ। आई फेल्ट द नीड टू पार्टिसिपेट इन दिस कम्युनिटी।
मैं समझने लगा कि ये उर्दू की ट्रांसलेशन है, मैं समझने लगा कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इवेंट्स जो हैं कितने ज़्यादा जो हैं अप्लाई होते हैं, कितने ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं उनकी ज़िंदगी को। तो मुझे ये फ़ील हुआ, मुझे एक ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे भी इस जो है फील्ड में अपना नाम बनाना चाहिए, मुझे भी इस फील्ड में हाथ बैठाना चाहिए। अच्छा, अब एक्चुअली जब पोलैंड को हिटलर ने इन्वेड किया था सितंबर 1939 में, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई थी, उससे एक महीना पहले अगस्त 1939 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सैलार्ड ने एक लेटर लिखा प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को, क्योंकि उस लेटर में ये लिखा था, मैं आपको भी पढ़ के सुनाता हूँ। Hitler is working on nuclear weapon and he may be successful in making of the extremely powerful bomb. So you should prepare. इसका मतलब वो उन्हें वार्निंग दे रहे थे अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को, कि हिटलर एक जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, हिटलर एक न्यूक्लियर बॉम्ब पे काम कर रहा है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस पे। तो यू शुड प्रिपेयर, तुम्हें प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे मैं आपको अपने वर्ल्ड वॉर 2 की वीडियो में बताया था, जब जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला किया था यूएस के, तो अमेरिका थोड़ा सा टाइम लेता है, ऑफिशियली उनकी एंट्री हो जाती है वर्ल्ड वॉर 2 में। तो अमेरिका इस बीच थोड़ा सा टाइम लेता है और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में ऑफिशियली एंट्री कर लेता है। बेसिकली मैं आपको, जब मैंने कहा कि वो अमेरिका थोड़ा सा टाइम लेता है, तो उस टाइम के बीच की टाइम लाइन मैं आपको समझा रहा हूँ। उसी टाइम वही टाइम था जब एटॉमिक बॉम्ब बना था। उसके सिर्फ 2 फेजेस होते हैं, यानी 2 तरह के वो बॉम्ब हैं, लेकिन दोनों को एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है, एक फैट मैन और एक लिटिल बॉय। लिटिल बॉय की आपने ज़्यादातर तस्वीरें देखी होंगी, फैट मैन तो काफ़ी मोटा टाइप होता है, लेकिन जो लिटिल बॉय होता है वो फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है, इस टेबल, ये इतना बड़ा है, ये टेबल, ये कैमरे से थोड़ा सा बाहर, तो इतना बड़ा लिटिल बॉय बॉम्ब था। और इससे और ज़्यादा बड़ा, यहाँ से इस वॉल से लेके उस वॉल तक इतना बड़ा जो है फैट मैन बॉम्ब था। आप ज़रा इनकी तस्वीरें देखें। तो वो जल्दी से जल्दी एक टीम बनाता है, इमीडिएटली एक्शन लेता है रूजवेल्ट कि एक टीम बनाई जाए फ़ौरन से न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पर सर्च करने के लिए, ताकि हमें ये पता चल सके। उसने एक टीम बनाई थी पोटेंशियल यूरेनियम कि हाउ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन वर्क, हाउ टू सेपरेट आउट द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। जो यानी इन दो चीज़ों की वजह से जो है उसने वो टीम बनाई कि हमें भी इस चीज़ के हवाले से पता हो, क्या एक हथियार बनाया जा सकता है यूरेनियम की मदद से। वैसे जो रियली एग्जिस्ट करता है, असल में जो एग्जिस्ट करता है यूरेनियम अर्थ पे, वो होता है यूरेनियम 238 आइसोटोप, लेकिन 0.7% यानी 1% से भी कम यूरेनियम अर्थ पे वो एग्जिस्ट करता है जो हथियार जो है, जिसे हथियार में बनाया जा सकता है, यूरेनियम 235 आइसोटोप। वो आर यूज टू मेक बॉम्ब, वो बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले चैलेंज साइंटिस्ट के सामने यही था कि उन्हें सबसे पहले एक तरीका जो है वो पता लगाना होगा कि हम सबसे पहले यूरेनियम 238 को यूरेनियम 235 में कैसे कन्वर्ट करें। मुश्किल से जब उन्होंने यूरेनियम 235 किसी न किसी तरह बना ही लिया, इसके बीच कोई मैं भी तफसील से नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा, ये मैं आपको जो है बताऊँगा अपने नेक्स्ट पार्ट में। अभी मैं ज़्यादा तफसील से नहीं बता रहा कि उन्होंने कैसे बनाया, लेकिन किसी न किसी तरह यूरेनियम 235 आइसोटोप जो है उन्होंने बना लिया। अब उन्होंने उसे टेस्ट करना था। अब उसे टेस्ट करने के लिए जब बॉम्ब ये बनाया यूरेनियम आइसोटोप पे, पूरा शहर बसाया गया, जिसे द सीक्रेट सिटी भी कहते हैं, क्योंकि लोगों से छुपाकर एक सिटी बनाई गई सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट की वजह से। तो क्या होता है कि वो सारे साइंटिस्ट अपनी फैमिली के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। इसकी ज़्यादा तफसील अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक मूवी सजेस्ट करूँगा, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ये मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बात की थी कि अब मैं आपको ये मूवी सजेस्ट करूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। ये बेस्ट टाइम है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ और आप तक पहुँचाऊँ। अच्छा,
तो वो वहाँ एक शहर बनाते हैं और उस शहर में जाकर जो है साइंटिस्ट बस जाते हैं, वहाँ उनका घर, खाना पीना सब वहीं होता है, लेकिन उन्हें सुबह 5 बजे जो है लेबॉर्ट्री में पहुँचना होता है और दोपहर 1-2 बजे या बाज़ मरतबा रात 1-2 बजे जो है वो घर पहुँचते हैं। उन्हें टाइम मिल पाता है रेस्ट करने का, क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर वो फैमिली को अगर हम साथ बुलाएंगे तो क्या होगा कि साइंटिस्ट जो हैं और शिद्दत से काम करेंगे और मेहनत से काम करेंगे। उन्हें ना उनकी फैमिली से दूर किया जाएगा, ना उन्हें इस चीज़ का दुख होगा और ना ही इस चीज़ का दुख होगा कि हम अपनी फैमिली से दूर हैं। अच्छा खैर, यही था पार्ट 1 जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की सीरीज़ का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई हो। सपोर्ट मी फॉर माई यूट्यूब जर्नी। अल्लाह हाफ़िज़।